पैरामीटर्स हैं, अनेक चीजों में देखना पड़ता है उसको। अष्टवर्ग से प्लैनेट की पावर को हम देखते हैं, षडबल से प्लैनेट की पावर देखेंगे, D9 में देखेंगे, और उस भाव से संबंधित जो डिविजनल चार्ट है उसमें हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद दशा का क्रम देखेंगे, एजुकेशन के लिए देखना है, और एजुकेशन के समय में दशा जो है वो 8वें की, 6ठे की या 12वें लॉर्ड की लग गई तो कॉम्बिनेशन अच्छा होने पर भी जो है वो नहीं अच्छा फल मिलेगा। तो हमें ये सारे बहुत से पैरामीटर देखने पड़ते हैं, तब प्रिडिक्शंस जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो कोशिश यही की जा रही, हम लोग यहाँ सब लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, कि कुछ टूल्स जो है उनका कैसे उपयोग किया जाए। आजकल इसीलिए बहुत से लोग नाड़ी में उसको ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि नाड़ी में जो प्रेडिक्शन है वो बहुत माने शार्प प्रेडिक्शन भी हो जाता है कम्बिनेशंस पर, ग्रहों की कारकत्व पर जो है वो। अब जैसे मान लीजिए कि वहां पर प्लैनेट जो है, शनि का गोचर अगर ले लें, शनि के गोचर अगर सूर्य के ऊपर है, तो अब सूर्य के जो भी कारकत्व है उनमें जो है दिक्कत आएगी, शनि के कारकत्व है उनमें दिक्कत आएगी। जैसे शनि प्रोफेशन, नाड़ी में शनि प्रोफेशन का कारक है, सूर्य जो है बॉसेस का कारक है, और आपस में जो है ये इनिमिकल कम्बिनेशन है। तो ऐसे जातक का जो वर्किंग प्लेस है वहां पर बॉसेस से जो है संबंध खराब होंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से उसको काफी परेशानी हो सकती है। तो जिनका भी जो है मान लीजिए अभी शनि चल रहा है कुंभ राशि में, और सूर्य अभी कुंभ राशि में था, तो वहां पर उनको उस तरह का दिक्कत फेस करनी पड़ी। तो ये है गोचर में प्लैनेट जो है अकेले में, जैसे यहाँ से और वहां में रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर सब पूरी तरह से ये लिखा हुआ है कि कोई ग्रह अपनी महादशा के अपनी अंतर्दशा में कोई विशेष फल नहीं देता है। जब किसी दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आती है तो उसके अनुरूप वो फल देता है। इसका सीधा अर्थ है कि कोई एक ग्रह जो है जब भी कुंडली में होगा वो अपना फल एक बहुत साधारण फल करेगा, जिस भाव का स्वामी है और जिस भाव में बैठा है उनके साधारण फल करेगा अपनी दशांतर। जब वहां पर कोई दूसरा प्लैनेट आएगा, दूसरे प्लैनेट के साथ युति में होगा, कंजंक्शन में होगा, तो अब वो एक योग बन गया है। और वो योग जब भी एक्टिवेट होगा, नाड़ी में एक्टिवेशन को बड़ा ध्यान रखा गया है कि जब जुपिटर यानी जीव कारक और कर्म कारक, शनि कर्म कारक है, गुरु जीव कारक है, जब ये एक राउंड लगा देते हैं, पूरा एक राउंड, तो पूरी कुंडली के सारे प्लैनेट्स जो है वो जागृत हो जाते हैं, जीव उनमें जीवत्व तो आ जाता है, फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो किसी भी कॉम्बिनेशन पर जब बृहस्पति गोचर करता है या बृहस्पति दृष्टि डालता है 5 7 9 की, तो वो जो है एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और निगेटिव है तो निगेटिव रिजल्ट देगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का जो है वो मंगल और राहु का संबंध है, नेटल में मंगल राहु की युति है, तो इसे एक, चाहे हम वैदिक से देखें, चाहे वैदिक से देखें, चाहे नाड़ी से देखें, ये एक्सीडेंटल योग है। अब क्या हमें हमेशा एक्सीडेंट होगा? नहीं, हमेशा एक्सीडेंट नहीं होगा। जब भी शनि या जुपिटर इस योग पर गोचर करेगा, तब जो है ये योग एक्टिवेट हो जाएगा, उस समय घटना घट सकती है। अब इसमें एक बात फिर आती है कि बृहस्पति तो हर 12 वर्ष के बाद उस भाव से होकर के गोचर करेगा, तो क्या हर 12 वर्ष में एक्सीडेंट होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति का 12 साल का एक राउंड होता है। अगर बृहस्पति अपने राउंड में उस योग को एक्टिवेट कर रहा है 12 वर्ष के उसमें, तो फिर गोचर में जब बृहस्पति वहां से जाएगा तो फिर वो घटना घटेगी। इस तरीके से नाड़ी के कई सिद्धांतों को हम लोग जो है पढ़े भी हैं और उनको लगाए भी हैं। अब आज हम लोग जो है चार्ट बाद में लेंगे, नहीं तो फिर ये कोर्स वाली बात छूट जाती है। जी जी सर जी।
चार्ट लेंगे, एक दो चार्ट लेंगे, इसी से संबंधित चार्ट लेंगे जिनके रिलेटिव्स या जो स्वयं जो विदेश में सेटलमेंट है या सेटल गए हैं यात्रा के लिए, फॉरेन ट्रेवल के लिए, तो वो मतलब जो है। तो आज हम लोग D4 से विदेश में निवास या विदेश यात्रा का जो है अध्ययन करेंगे एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या करता है, देखिए, किसी भी घटना के लिए हमें कम से कम 3 चार्ट चाहिए। पहला तो D1 चार्ट। D1 चार्ट में हम ये देखेंगे कि वो प्रॉमिस है कि नहीं। फिर उसको प्रॉमिस देने वाले प्लैनेट जो है वो D9 में किस पोजीशन में है। अगर D9 में भी वो प्लैनेट उसी तरह के प्रॉमिस को डिटो कर रहा है, तो फिर हम डिविजनल चार्ट में देखेंगे कि डिविजनल चार्ट में क्या। और ये हम लोग पहले ही जानते हैं कि डिविजनल चार्ट कभी भी D1 चार्ट के प्रॉमिस को ओवरलुक नहीं कर सकता। अगर D1 चार्ट में वो चीज नहीं है तो D4 चार्ट या D9 चार्ट में वो होने पर भी वो चीज नहीं, वो घटना नहीं घटती है या वो फल नहीं मिलता है। तो सामान्य रूप से पहले हमें फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट के लिए बारे में जो बेसिक हमारे जो नियम हैं उनको हम लोग देखेंगे पहले थोड़ा सा। क्योंकि नियम अगर हमें पता है तो हम उनको कुंडली में आसानी से लगा करके देख सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जो नेचुरल जो है हाउ रेजिडेंस, किसी भी कुंडली में किसी जातक का जो नेचुरल रेजिडेंस है वो उसका 4th हाउस है। D1 का जो 4th हाउस है वो उसका नेचुरल जो है वो रेजिडेंस है, जहां पर उसका बर्थ है, प्लेस, बर्थ प्लेस हुआ है, या जहां पर वो रह रहा है या रहेगा। अब इसके बाद जो है D4th हाउस में, इस जैसे D1 को पहले देखेंगे। D1 में 4th हाउस की स्थिति, उसकी D9 में स्थिति और D4 चार्ट की लग्न और 4th हाउस, इन दो की स्थितियों को हम पहले देखेंगे कि ये क्या है। इसके बाद 4th लॉर्ड को D4 और D1 के 4th लॉर्ड को हम D9 में देखेंगे, जैसा पहले हम लोग कह चुके हैं। इसके बाद जो है आगे फिर कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहले तो प्लैनेट को देखा और हाउस को देखा। एफ्लिक्शन है तो आप प्रोमिज मान सकते हैं, एफ्लिक्शन नहीं है, लॉर्ड एफ्लेक्टेड है, तो भी प्रोमिज हो सकता है। अगर लॉर्ड और हाउस दोनों एफ्लेक्टेड नहीं है तो D4 में भी अगर ये लॉर्ड और हाउस एफ्लेक्टेड नहीं है तो फॉरेन सेटलमेंट नहीं होगा। ये 4th हाउस के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन, फॉरेन सेटलमेंट के जो बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम लोग एक बार जरा रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद जो है चार्ट लेते हैं। जैसे सबसे पहले D1 चार्ट में 4th हाउस अगर एफ्लिक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि जातक अपने घर में न रह करके दूसरी जगह रहेगा। लेकिन फॉरेन जो है सेटलमेंट के लिए ये केवल अपने में पर्याप्त एक वो शर्त नहीं है। एफ्लिक्शन होने पर भी कभी कभी बहुत से चार्ट में एफ्लिक्शन होता है और वो लंबी यात्रा भी नहीं करते हैं। इसके बाद नंबर 2 जो है 3rd हाउस और 12th हाउस। 3rd हाउस जो है वो 4th का 12th है। 12th हाउस किसी भी भाव का उससे संबंधित लॉसेस और फॉरेन को रिलेट करता है। जैसे 3rd हाउस हमारी छोटी यात्रा है, 9th हाउस लंबी यात्रा है, 7th हाउस भी यात्रा का कारक है। लेकिन 9th हाउस अब 3, 7 और 9 का संबंध यदि 12th हाउस से हो जाता है तो ये विदेश यात्रा का योग बन जाता है। अब इनके बीच में 3, 12, 9, इनके बीच में अगर कोई आपसी संबंध बन जाता है तो ये फॉरेन सेटलमेंट की जो है एक प्रॉमिस इसमें बन जाती है। इसके अलावा एक और कहा गया कि लग्न लॉर्ड अगर 9th हाउस में प्लेस्ड है, लग्न लॉर्ड यदि 9th हाउस में प्लेस्ड है, 9th में क्या होता है कि लंबी यात्रा है, और लग्न लॉर्ड माने जातक है तो जातक लंबी यात्रा पे जा सकता है। और अगर जो है उसमें 4th हाउस में एफेक्शन नहीं है तो अपनी कंट्री में ही जो है
वो एक लंबी यात्रा पे जा सकता है। अब इसके बाद एक और ये आता है कि 12th लॉर्ड अगर लग्न में है या 9th हाउस में आ जाए तो ये फॉरेन रेजिडेंस का एक प्रॉमिस बन जाता है। तो इस प्रकार से कई एक जो है, जैसे 4th लॉर्ड जो है नेचुरल जियोडियक का जो 4th हाउस है वो कर्क राशि है और उसका स्वामी चंद्रमा है। अगर ये 6, 8, 12 में है और एग्जाल्टेड है तो नेटिव निश्चित रूप से जो है विदेश में रहेगा। चंद्रमा 6, 8, 12 में एग्जाल्टेड पोजीशन में यदि है तो वो फिर जो है विदेश में रहेगा। इसी प्रकार से अगर 4th लॉर्ड जो है वेल प्लेस्ड है और 12th हाउस में भी है तो फॉरेन में रहता है या अपने बर्थ प्लेस से दूर रहता है। अब सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा जातक का, अक्सर लोग पूछते हैं। कई बार हमारे पास कुंडलियां आती है। अपने ग्रुप में 1, 2 लोगों ने पूछा कि ये हमारा बच्चा है ये विदेश में रहेगा कि यहाँ रहेगा। तो फॉरेन सेटलमेंट के जो है जो कॉम्बिनेशन है उनको आप समझ लें। D1 चार्ट में, D1 चार्ट में यदि 9th लॉर्ड 3, 7 और 12 से रिलेटेड है तो फॉरेन जो है सेटलमेंट का एक चांस है। फॉरेन सेटलमेंट अगर 9th लॉर्ड 3, 7, 12 से रिलेटेड है या इनके लॉर्ड से रिलेटेड है तो फॉरेन सेटलमेंट का एक चांस है। दूसरा यह है कि 8th लॉर्ड अगर अष्टम जो है वो लग्न से अष्टम है तो लग्न को डिस्प्लेस करेगा। अगर ये 3, 9 और 12 से और D9 में हम इसको देखेंगे। D9 में अगर अष्टम भाव का स्वामी 3, 9 और 12 से रिलेटेड है या इनके लॉर्ड से संबंधित है तो नेटिव फॉरेन कल्चर को जो है वो एडॉप्ट करेगा। अब सर एक फॉरेन बार फिर से कल्चर कहां बताइए। से आ गया? सर एक बार फिर अगर से बोल दीजिए। हाँ, D9 का 8th लॉर्ड अष्टम का स्वामी 3, 9 और 12 से अगर रिलेटेड है तो नेटिव फॉरेन कल्चर को एडॉप्ट कर लेता है। देखिए 8वां भाव नवम भाव का द्वादश है तो वो नवम को जो है डैमेज करेगा। नवम हमारा धर्म है, हमारा अपना कल्चर है। अगर वो अष्टम भाव जो है विदेश में जाकर के विदेश से संबंधित हो जाता है तो ऐसा जातक विदेशी कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है। वो अपने मेन रूट से वो अलग हो जाता है। बहुत से लोग विदेश में जाकर के वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं और वहाँ का कल्चर जो है वो वहाँ जाने लगते हैं। नागरिकता अगर नहीं भी लेते हैं तो क्रिश्चियन हो गए वहाँ जाने लगे या कोई गुरुद्वारा में जाने लगा। आजकल देखिए पंजाब में बहुत से सिख जो है वो ईसाई हो गए, दाढ़ी रखाए हैं लेकिन वो क्रॉस पहनने लगे हैं। फिर इसके बाद D4 में भी अगर हम इस चीज को देख लें कंफर्म के D1, D9 और D4 तीनों में अगर वो प्रॉमिस है तो हम देखेंगे कि ये जातक निश्चित रूप से विदेश में सेटल होगा। D4 में सबसे पहले देखेंगे कि लग्न लॉर्ड या लग्न 4th हाउस लग्न लॉर्ड या लग्न और 4th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो ऐसा जातक विदेश में रहेगा, सेटल हो जाएगा। दूसरा यह है कि D4 चार्ट में लग्न लॉर्ड और अष्टम लॉर्ड एस लॉर्ड जो है अगर ये एफ्लिक्टेड है D9 में, D4 का लग्नेश और अष्टमेश इनको हम D9 में देखेंगे। अगर ये D9 में एफ्लिक्टेड है तो फिर ये विदेश में निवास का एक बढ़िया चांस है। अब इसके बाद जो है क्वालिटी, कभी कभी क्या होता है आदमी विदेश चला तो जाता है लेकिन बहुत परेशान होता है। कभी कभी कुछ लोग चले जाते हैं बड़ा प्रसन्नता पूर्वक वहां रहते हैं, बहुत अच्छा सेटलमेंट हो जाता है। तो D4 का जो है 4th लॉर्ड देखेंगे क्योंकि वो कंफर्ट का भी हाउस है। D4 में अगर मान ली
इसमें विदेश सेटलमेंट का बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, तो ये कैसा रहेगा? तो D4 हमारा, यानी फोर्थ हाउस हमारे होम कंफर्ट का भी है, लिविंग कंफर्ट का भी है। तो अगर ये D9 चार्ट में वेल प्लेस्ड है, केंद्र त्रिकोण में है, उच्च या अपनी राशि में है, या शुभ ग्रहों के साथ में है, या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर जो है विदेश में जो निवास है बहुत ही कंफर्टेबल होगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके विपरीत ये D4 का फोर्थ लॉर्ड अगर D9 चार्ट में एफ्लिक्टेड है, 6 8 12 में प्लेस्ड है, तो विदेश सेटलमेंट के बाद भी वहां पर बहुत परेशान रहेगा, कोई अच्छी प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से किसी भी घटना के लिए हम लोग 3 चार्टों का प्रयोग करते हैं, D1 चार्ट, D9 चार्ट और उससे संबंधित डिविजनल चार्ट। तीनों में अगर प्रॉमिस बढ़िया आ रहा है तो वो घटना निश्चित रूप से घटेगी। अब एक चार्ट हम लोग स्टडी करेंगे पहले, फिर उसको जो है इन नियमों को लगाएंगे। जब देखिए नियम याद नहीं रहते हैं, हमारा भी यह है कि सब सारे नियम याद नहीं रहते हैं, लेकिन अगर चार्ट में वो नियम लगता है तो सुविधा रहती, तो आसानी से पता चल जाता है। तो एक चार्ट है, आप जी। सब लोग जानते होंगे, हेनरी किसिंजर। ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रही है, जर्मनी से ये शिफ्ट होकर के आए यूएसए में, अमेरिका में वहीं पले बढ़े, एजुकेशन हुई, और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट माने बहुत अच्छे एनालिस्ट, और पॉलिटिक्स में यहाँ पर आए, और बाद में इनको जो है एक ज्वाइंटली नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि वियतनाम वियतनाम की घटना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो वियतनाम में शांति स्थापित करने के लिए हेनरी किसिंजर ने बड़ा अच्छा योगदान किया था, जिसकी वजह से इनको एक ज्वाइंटली नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो जर्मनी में पैदा हुए, अमेरिका में ये सेटलमेंट हुआ इनका। तो इस कुंडली को तो हम देखेंगे। फिर एक कुंडली और है एल्बर्ट आइंस्टीन की। इन दो कुंड तो जो इंटरनेशनल है, जिनको सब लोग जानते हैं। फिर हम लोग जो है लोकल की कुंडली लेंगे, जिनका जो है, जो बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं, तो उनके लिए तो इसका जरा हेनरी किसिंजर का लगाते हैं, 27 मई 1923। जी। टाइम हाँ, ऑफ बर्थ। टाइम है 5:30 AM। ये फर्थ है, फर्थ, जर्मनी। जर्मनी। एफ, हाँ, FURTH, फर्थ, जर्मनी। जर्मनी में कहाँ पे? फर्थ, FURTH, फर्थ हैसेन। ये एच नहीं आ ई रहा है डबल कोई। एस ई है फर्थ, फर्थ होगा। जर्मनी जनरल कर लें। हैसन आ रहा है, हैसन। हैसन अगर आ रहा तो हैसन का, फर्थ हैसन वो एक HESSEN। ये सब आया, हेस्बर्ग आया, हेस्डॉर्फ आया, हेस्बैक आया। HESSEN। ये हेजनबर्ग। नहीं, हेजनबर्ग तो वहां नहीं है, वो तो दूसरी कंट्री का है। हेजेनाउ। फर्थ, जर्मनी में। फर्थ देखो, फर्थ देखो। जी। FORTH। एफ, नहीं, FURTH। FUR। ना ना ना, FU, ओनली यू। अच्छा। नहीं है, ये भी नहीं आया। हसन। दोनों जगह नहीं आ रहा।
जर्मन जर्नल जहाँ लिखा है वो क्लिक करिए। जी हाँ, वहां पे हेसन देखिए लिखा हुआ है, हाँ नीचे नीचे और नीचे, हाँ ये ओके करिए। जी कर अब दिया। देखिए क्या है, जी अब आ जाएगा। आ गया। जी 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 थैंक यू। जी। जी ये देखो कुंडली जो है वृक लग्न की आ गई। जी हाँ अब इसमें देखिए पहले D1 और D9 को हम देखेंगे कि क्या है। सबसे पहली चीज है कि फोर्थ हाउस, D1 का फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड है राहु से। पहली एक प्रॉमिस हो गई, लेकिन ये अपने में सफिशिएंट नहीं है। जी आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखा कि लग्नेश जो है 12th हाउस में है। जी हाँ लग्नेश 12th हाउस में है, ये दूसरा भी कंडीशन पूरी हो गई। जी तीसरा जो है थर्ड लॉर्ड जो मून है, जी और नाइन्थ लॉर्ड, एक मिनट। जी नाइन्थ लॉर्ड शनि, हाँ दोनों की ये शनि हो। जो है वो चंद्रमा और शनि एक साथ हैं देखो जी हाँ 5th हाउस में, जी जो कि एक कॉम्बिनेशन बताया था कि 3 का जो है संबंध 9 से बन जाए, 9 का संबंध 3 से बन जाए, 12 से बन जाए, 8 से बन जाए, तो ये भी एक कंडीशन जो है। और इसके बाद 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड जो है वो म्यूचुअल एस्पेक्ट में है। 10th लॉर्ड शनि है और 12th लॉर्ड मंगल है। जी तो शनि देखिए अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और जी मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है। जी इससे एक संबंध ये बनता है कि जो प्रोफेशनल जो क्षेत्र है वो जी विदेश में होगा, क्योंकि 12th लॉर्ड है। जी 10 और 12 लॉर्ड का संबंध अगर बनता है तो ऐसा जातक जो है वो विदेश में जॉब करेगा। अभी हम लोग राय साहब का एक बच्चा वहां विदेश में है, उसकी भी कुंडली लगाएंगे तो उसमें भी ये होगा। तो D1 का तो आप देखिए कि हमारा जो है वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है D1 का। और इसका 8th लॉर्ड जो है वो 8वें का स्वामी जो है बृहस्पति है, जी वो बकरी होकर के चंद्रमा से मिल रहा है। जी और थर्ड विद राहु, जी राहु कहाँ पर है? चौथे घर में। हाउस में, फोर्थ हाउस। हाँ हाँ, 10th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड इन म्यूचुअल एस्पेक्ट, प्रोफेशन इन फॉरेन। अब जरा D9 को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। D9 में क्या वो प्रॉमिस है कि नहीं। 8वें का स्वामी जो है वो मंगल है, वो जी थर्ड हाउस में राहु के साथ में है। ये हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि अगर अष्टम लॉर्ड पीड़ित है, 3 3 7 9 12 में अगर वो बैठ जाता है, तो देखिए राहु जो है फॉरेन का एजेंट है। राहु फॉरेन का एजेंट है, और वहां पर से बैठ करके वो 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस को देख करके मतलब लंबी यात्रा का भी कारक बन गया है। तो इससे क्या हुआ कि 8वां और 9 का जब संबंध बनता है जी तो इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एडाप्ट कर लेता है फॉरेन कल्चर को। जी तो जर्मनी से जब हिटलर का वहां पर बोलबाला बढ़ा तो उसके लोगों ने वहां के जो नाजी थे, नाजी एक रेस थी वहां पर, एक जाति थी, प्रजाति, वो सब लोग जो है वहां से भागे। आपने देखा होगा कि अगर पढ़ा होगा तो एल्बर्ट आइंस्टीन कम से कम 5 6 देशों गए, और अंत में फिर उन्होंने जो है वो अमेरिका की सदस्यता ली, 2 बार सदस्यता बदली भी। तो इनका जो कल्चर था वो नाजी कल्चर था, और इन्होंने यहाँ अमेरिका में आकर के अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। तो वो भी इसमें जस्टिफाई हो रहा है कि अगर 8 का संबंध 9 से बन जाता है तो ऐसा जातक विदेशी यानी फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है। तो हेनरी किसिंजर जनवरी में पैदा हुए थे, और वो जो है अमेरिका में आकर के सेटल हुए। अब इस कुंडली को एक सामान्य कुंडली को जो है पहले हम अध्ययन कर लें। तो विदेश का तो हो गया, अभी D4 हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस कुंडली की जो पोटेंशियलिटी देख लेते हैं क्या है।
इस कुंडली में फोर्थ लॉर्ड जो है सूर्य, फोर्थ लॉर्ड सूर्य जो है वो लग्न में है, जी ठीक है ना। जी फिफ्थ लॉर्ड बुध लग्न में है, ये दो राजयोग बन गए, जी दो राजयोग बन गए। टेंथ लॉर्ड जो है शनि, वो फिफ्थ हाउस में है, जी, तीसरा ये अपने में एक राजयोग बन राजयोग गया। है। जी हाँ, हाँ, इसके बाद आठवां का स्वामी छठे में है, विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग। तो इस कुंडली में देखा जाए कि बहुत पोटेंशियल है। सिक्स्थ लॉर्ड राहु के, ट्वेल्थ में भी है, सिक्स्थ लॉर्ड हाँ ट्वेल्थ में भी है। जी हाँ, सिक्स लॉर्ड, तो ये बने, देखिए कितने, तीन जो है वो बन गए, जी तीन राजयोग और दो विपरीत राजयोग बन गए। तो अगर पांच छह राजयोग किसी कुंडली में उपस्थित हैं तो मतलब जो है वो कुंडली बहुत पोटेंशियल हो जाती है। धन की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि बुध जो है वो लग्न में है, धनेश का लग्न से संबंध है और चतुर्थेश से संबंध है, और बकरी होकर के बुध जो है शुक्र से भी मिल रहा है। तो बुध शुक्र और सूर्य, नाड़ी में जो है बुध शुक्र और सूर्य जो है, ये तीनों डेस्टिनी मेकर ग्रह कहलाते हैं, यही देते हैं प्रारब्ध में। किसी कुंडली में अगर सूर्य बुध शुक्र का संबंध है, अच्छा संबंध, वैसे तो ये आगे पीछे चलते हैं भाई, बुध जो है ज्यादा ज्यादा एक राशि पीछे होगा, एक राशि आगे होगा, शुक्र ज्यादा ज्यादा दो राशि पीछे होगा, तो ये रहते तो साथ साथ में है। अब लेकिन ये जुड़ते किस कैसे हैं? अगर ये जुड़ते हैं किसी जुपिटर से जुड़ते हैं तो ऐसा जातक जो है अपने एफर्ट के द्वारा राजयोगी बनेगा। अगर शनि से जुड़ते हैं तो प्रारब्ध के कारण ये व्यक्ति राजयोगी बनेगा। तो नाड़ी को जब हम ये लगाएंगे ना, तो बृहस्पति जो है पहले तो शुक्र को देख रहा है और वक्री होकर के बुध और सूर्य को देख रहा है, तो जीव माने जीव जुड़ गया। जीव किससे जुड़ा? सूर्य बुध और शुक्र से जुड़ गया। यानी ऐसा जातक अपने एफर्ट के द्वारा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसके बाद जो है क्या, कभी कभी क्या होता है कि अभी आगे हम एक चैप्टर लेंगे स्कल्स का, कि जो है किसी को सफलता के लिए दो चीजें चाहिए, प्रारब्ध में वो चीज होनी चाहिए, फिर उसके लिए एफर्ट चाहिए। अगर एफर्ट प्रारब्ध में है और एफर्ट नहीं किया है तो वो सफलता नहीं मिलेगी। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो बहुत से लोग बहुत जो है बड़ा एफर्ट करते हैं लेकिन उनको उनको नहीं मिलता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए पहली चीज है कि प्रारब्ध में वो चीज होनी चाहिए, प्रॉमिज होनी चाहिए, फिर उसके बाद एफर्ट्स। और इसकी इंटेंसिटी के लिए दोनों को देखिए, प्रारब्ध में वो कितना प्रबल है योग, और एफर्ट हमारा कितना अधिक है। तो इस कुंडली में उस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पोटेंशियल कुंडली है। ये जो है आपको पता होगा कि ये जो फॉरेन फॉरेन पॉलिसी जो है इनकी कमेटी थी, अमेरिकन जो है पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसमें ये सेक्रेटरी थे। जैसे एनएसए अपने यहाँ है ना विदेश, और माने उसके लिए, तो ये जो उनकी फॉरेन पॉलिसी बनाने में जो है जो मुख्य भूमिका इनकी थी, वह नहीं, प्रेसिडेंट के बाद सबसे बड़ा पद होता है, हेनरी किसिंजर का पद था। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में थे। अब इसके बाद D1 और D9 तो हमने देख लिया, D4 को और देख लेते हैं कि D4 में क्या ये विदेश सेटलमेंट का योग है कि नहीं। तो जरा D4 लगा दो। ये नीचे लगा दिया है, नीचे। हाँ जी, जी अब D4 को देख लीजिए। इसमें फोर्थ हाउस देखिए क्या पोजीशन है। काला लेक। बुध सूर्य बैठे हैं फोर्थ हाउस में, और उनके फोर्थ लॉर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस में, फोर्थ हाउस के हाँ, लॉर्ड सिक्स्थ में बैठे हैं। ये लग्न में कुछ अंतर आ गया। डी लग्न में फोर अंतर। में D4 में जो है वो देखिए, राहु की दृष्टि, फोर्थ हाउस पर राहु की दृष्टि है जी हाँ है, और शनि की दृष्टि है। शनि की भी दृष्टि है बिल्कुल। फोर्थ माने ये D4 का जो फोर्थ हाउस है,
इस फोर्थ हाउस में शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, जी और अष्टम का स्वामी बुध जो है वहां पर बैठा हुआ है। जी हाँ जी देखिए पंचम का भी स्वामी है, जी 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 लेकिन हमको ये देखना है कि हमें रिजल्ट क्या लेना है। पंचम का स्वामी जब फोर्थ में जाता है तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है, और उसमें धन और एजुकेशन और नॉलेज, ये सारी चीजें उसको प्राप्त होती हैं केंद्र त्रिकोण का। लेकिन जब अष्टम का स्वामी होकर के जाएगा तो वो एफ्लिक्शन देगा। तो यहाँ पर एफ्लिक्टेड है क्योंकि 8 लॉर्ड जो है वो वहां पर बैठा हुआ है बुध। और एक जो है शुक्र, जो इसमें देखिए कि इसका जो वीनस है शुक्र, वो छठे भाव में बैठा है, और वो थर्ड लॉर्ड मंगल के साथ में है। तो इस तरीके से ये काफी एफ्लिक्शन में है। तो तीनों चार्ट में जो है ये हम कह सकते हैं कि ये प्रॉमिज हमारा जो है वो पूरा हो रहा है। तो अब अगर कोई नॉन कुंडली अपनी किसी उसके पास में हो, राय साहब जरा अपने बाल बच्चे को बताओ जो अमेरिका में है, तो उसका देख लेते हैं, फिर हम लोग लगाएंगे कुंडली। 21/10/1973। हाँ, इसको जरा लगाओ भाई। शाम को 16:31 शिकोहाबाद यूपी। शिकोहाबाद यूपी, नियर फिरोजाबाद। नहीं, शिकोहाबाद आ जाता है। आ गया सर जी, आ गया। हाँ हाँ, अब इसको हम लोग देखेंगे भाई कुंडली। ये मैं राय साहब मीन लग्न की है ना? हाँ हाँ, मीन लग्न के हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, फोर्थ हाउस में 2 पापी ग्रह बैठे हैं। जी तो पहला प्रॉमिस तो हो गया। 12th फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है वो अष्टम में बैठा हुआ है, दूसरा प्रॉमिस हो गया। जी अब इसके बाद जो 8वें का स्वामी है वो 9th में बैठ गया, और वहां से वो थर्ड हाउस को देख रहा है। जी बकरी होकर के शनि 12th हाउस को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 12th का लॉर्ड 4th में बैठा है, यानी घर का विदेश से संबंध है। 4th लॉर्ड अष्टम में है, 12th लॉर्ड 4th में है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें D1 में फॉरेन सेटलमेंट की संभावना है। अब हम D9 चार्ट में इसको तो देख लेते हैं। D9 चार्ट में शनि भले ही 4th का जो है वो स्वामी है, तो शनि बैठा हुआ 4th हाउस में। अब देखिए इसमें 2 बातें हैं। शनि को हम जब मैलेफिक लेंगे तो 4th हाउस को वो एफ्लिक्ट कर रहा है, पहली चीज। जब हम शनि को 4th लॉर्ड लेंगे तो 4th हाउस को एक अच्छा बना रहा है, यानी उसका फॉरेन में जो घर होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। इसके बाद इसमें अष्टमेश जो है वो शुक्र 4th हाउस में बैठा हुआ है। बुध जो है वो बुध 12th लॉर्ड है, और वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो 12 और 9 का भी संबंध बन गया। जी वहां से 12th लॉर्ड जो है वहां से बैठ करके वो थर्ड हाउस को देख रहा है, यात्रा का। थर्ड हाउस में केतु है, जी थर्ड हाउस में केतु है। तो ये ट्रैवल जो है, केतु जो है वो विदेश का कारक, राहु और केतु विदेश के कारक हैं। जब भी यात्रा के भावों में बैठेंगे तो विदेश यात्रा कराने का ये पूरा प्रयास करेंगे। जी तो इस तरीके से जो D1 में प्रॉमिस था विदेश में सेटलमेंट का, वो D9 में भी वो उसी तरीके से इसको हो रहा है।
अब जरा D4 हम देख लेते हैं। जी मैं लगा देती हूँ एक। हाँ, ये लग गया नीचे। हाँ, अब देखो D4 में सबसे पहली प्रॉमिस है, 4th हाउस में राहु है, जी हाँ। रिफ्लेक्शन में आ गया। जी लग्न का स्वामी जो है वो 12th हाउस में है। लग्न का स्वामी 12th हाउस में है और वो थर्ड के लॉर्ड सूर्य के साथ में। अष्टम का स्वामी, अष्टम का स्वामी 3rd हाउस में है, वहां से वो 9th हाउस को देख रहा है। तो क्या धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, क्रिश्चियन तो नहीं हो गए ये? नहीं नहीं नहीं। है तो हिंदू है ना। हाँ हिंदू है, धर्म परिवर्तन जाते अच्छा, भी नहीं। हाँ, वो तो पूरा अष्टम अगर अपना सीधा पूजा सीधा पाठ, न... हाँ, पूजा धर्म पाठ करते तो परिवर्तन से ठीक कोई है। चांस भी नहीं है। हाँ हाँ, वो हाँ मनोज जो है। लेकिन ये अच्छा, इन बताइए, इनका अपना स्वयं का आवास हो गया ना? हाँ स्वयं का बात है। हाँ, अब वो देखिए वहां फॉरेन सेटलमेंट इनका हो गया है। तो D4 में जो चीज D1 से देखेंगे, D9 में देखेंगे और D4 में देखेंगे। अब हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ सेटलमेंट कैसी है। क्वालिटी ऑफ सेटलमेंट में हमने एक पॉइंट ही बताया था कि D4 का जो 4th है लॉर्ड है, वो D9 में उसकी पोजीशन क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हैप्पी लिविंग है या अनहैप्पी लिविंग है। तो D4 का जो मरकरी है 4th लॉर्ड, वो D9 में देखिए अपने घर में बैठा हुआ है। जी और अपने घर में बैठा हुआ है, और चंद्रमा और राहु के, राहु तो फॉरेन माने एजेंट है, लेकिन वहां अपने घर में जो बैठा है वो चंद्रमा, बुध जो है वो चंद्रमा को अच्छा नहीं मानता, लेकिन चंद्रमा जो है बुध को अच्छा मानता है। तो यहाँ पर पोजीशन और त्रिकोण में है। दो बातें, त्रिकोण में है और अपने घर में है। अब इसमें देखिए बुध और मंगल एक साथ है। तो एक बात तो हो सकती है कि इस जातक की अपने किसी एक भाई से किसी बात को लेकर के आपस में कुछ तनाव है, किसी एक भाई से। राय साहब ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तो हाँ, नहीं है, हाँ, लेकिन अभी हो सकता है आगे हो जाए। या एक और बात हो सकती है कि हाँ। 2 प्रॉपर्टी हो इनके पास। हाँ दो प्रॉपर्टी तो है। 2 प्रॉपर्टी हैं। हाँ, देखिए प्लैनेट जो है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कारकत्व आने चाहिए। देखिए मंगल जो है वो मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी का है, हाँ। बुध। और मंगल जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जहां लोग रहते नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है। तो तो हो जैसे सकता है हिंदुस्तान में है, म, मंगल हिंदुस्तान में भी एक बकरी है। मकान है। जी, हिंदुस्तान में भी एक मकान है। हाँ, मंगल बकरी होकर के 10th भाव में जब जाएगा तो उसकी एक दृष्टि, ऐसे अष्टम भाव, अष्टम दृष्टि 4th हाउस पर है। D9 में देखिए हम्म। मंगल की अष्टम दृष्टि 4th हाउस में है। हाँ हाँ। बकरी होकर के 10th हाउस में जाता है, तो वहां से भी वो 4th हाउस को देखता है। हम्म। 4th हाउस जो है वो अपना माने उसका नेचुरल रेजिडेंस है। तो ऐसे जातक के पास एक प्रॉपर्टी विदेश में और एक प्रॉपर्टी अपने देश में होनी चाहिए, अगर भाइयों से उसका तालमेल ठीक है। अगर भाइयों से तालमेल गड़बड़ है तो फिर प्रॉपर्टी एक ही होगी। नहीं वो तो तो इसमें, अलग से ही है, उनके हाँ, अपने ही ले लिया है उसने, कोई बात नहीं। नहीं मतलब यह है कि प्रॉपर्टी जातक की 2 होंगी, एक विदेश में होगी एक देश में होगी। हाँ एक देश में है। नहीं तो मंगल, यहाँ पर मंगल जो है 2 काम कर रहा है, एक तो प्रॉपर्टी का काम करता है, एक भाई का हाँ काम करता है, भाई का भी कारक है। हाँ। तो भाई से अगर संबंध ठीक है तो प्रॉपर्टी 2 हो जाएंगी। और हाँ तो अगर ठीक है। भाई से सब, छोटे भाई से संबंध अगर खराब है तो फिर प्रॉपर्टी एक होगी, क्योंकि फिर मंगल पीड़ित हो जाएगा और वो हाँ प्रॉपर्टी नहीं देगा, बुध प्रॉपर्टी देगा। हाँ। तो इस कुंडली में जो हम लोग नियम पढ़े हैं, सब नियम पूरी तरीके से लग रहे हैं। हम्म। अब अगर कोई और कुंडली किसी के पास हो तो उसको भी हम लोग चेक कर लें। मेरे बड़े भाई आ, विदेश में है।
अच्छा, तो उनका बता दो। 7th अगस्त 7th अगस्त अगस्त। अगस्त 1950 टाइम ऑफ द 10:40 दिन के। मॉर्निंग में हाँ, दिल्ली। दिल्ली। इंडिया, दिल्ली। जी। हाँ, आप देखो भाई, इस कुंडली की तरह देखो। फोर्थ लॉर्ड 6th में। हाँ, अब देखो, फोर्थ लॉर्ड जो है 6th में है, पहली चीज। जी। और फोर्थ लॉर्ड जो है, जी सॉरी। फोर्थ लॉर्ड बकरी, बकरी भी है, गुरु बकरी भी जी। है। जी। फोर्थ पर जो है वो कोई पापी प्रभाव नहीं दिख रहा। फोर्थ, मैंने पहले भी बताया था कि फोर्थ अगर पीड़ित है तो कभी कभी एक एक अपने में पर्याप्त जो है वो नहीं है। कभी कभी फोर्थ हाउस पीड़ित नहीं भी होता है तो भी विदेश जाता है। तो उसको हम फिर देखेंगे। पहले D1 में देखते हैं कि बकरी होकर के जब बृहस्पति मकर में आता है तो मंगल उसको, अष्टमेश मंगल उसको देखता है। तो 4 का संबंध 8 से बन जाता है। 4 का संबंध 8 से बन जाता है। फिर दूसरा बात है कि, नमस्ते, 1 और 7 में राहु केतु है, आयुष्मान। सप्तम में राहु है जो विदेश के लिए जो है वो एक इंडिकेशन है। फिर इसको बाद देखते हैं कि D9 में क्या ये प्रॉमिस बन रही है कि नहीं बन रही। तो देखो, D9 में फोर्थ हाउस में 2 पापी ग्रह बैठे हुए। D9 में फोर्थ हाउस में 2 पापी ग्रह। देखिए, मंगल जो है, हमने अभी बताया था कि मंगल को जब हम एज ए प्लेनेट लेंगे तो वो पापी है, तो वो फोर्थ हाउस को पीड़ित कर रहा है। उसके कुछ कारकत्वों को वो जो है वो पीड़ित करेगा। जब हम इसको फोर्थ का लॉर्ड लेंगे तो उसके जो कंफर्ट हैं, ये इंजीनियर हैं क्या? हाँ जी, इंजीनियर है। हाँ, तो वो D9 में है ना, शनि मंगल फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस को पीड़ित कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें षष्ठेश जो है वो बैठा है शनि, 2 तरीके से। अष्टमेश जो है वो बैठ करके, छठे भाव में बैठ करके 12th हाउस को देख रहा है। अष्टमेश बृहस्पति 6th हाउस में बैठ करके 12th हाउस को देख रहा है। तो ये भी जो है, अब देखिए, जो 12th लॉर्ड है वो सप्तम में बैठा है और केतु से जो है कंजाइंड है। तो ये भी एक विदेश सेटलमेंट का एक कारक बनता है। केतु जो है वो वापस भी लाता है। केतु जो है, चंद्रमा और केतु विदेश भेज करके वापस भी लाता है। क्या पहली बार जब ये गए थे उसके बाद वापस आ गए थे? वो तो दुनिया भर में घूमता ही रहता है। बात इसकी सेटलमेंट नहीं है। कनाडा में है, सेटलमेंट कनाडा में है। मतलब ये है कि पहली बार जब ये गए से तो ये वापस आ गए। हाँ, पहली बार इसके बाद दुबई दोबारा, गए हाँ थे, उसको, दुबई से वापस आ गए। हाँ दुबई से वापस आ गए। हाँ। इसके बाद दोबारा जब ये सेकंड राउंड, जब बृहस्पति का अगला राउंड आया, तब ये विदेश वहां चले गए, सेटलमेंट किया। कनाडा में सेटल हो गए। हाँ, अब इसके बाद D4 को अगर हम लोग लगाएं तो D4, तो D9 में भी वो चीज जो है वो जस्टिफाई हो रही है। फोर्थ हाउस पीड़ित है, फोर्थ लॉर्ड जो है वो लग्न में है। अब देखो, D4 को हम देखेंगे कि फोर्थ हाउस राहु से पीड़ित है। राहु हमेशा जो है वो फॉरेन का एजेंट है। जिस भाव में बैठेगा, फॉरेन का मतलब विदेश, कंट्री के बाहर ही नहीं है। फॉरेन का मतलब अगर 12th हाउस में बैठ जाता है
तो विदेश के अगर अन्य योग नहीं लगते हैं तो बेड प्लेजर विद अदर्स दे देता है। पत्नी के अलावा जो है ऐसा जातक बेड प्लेजर जो है वो अदर लेडीज के साथ लेता है। तो फॉरेन माने होता है ये जो हमारा ये सर जो वर्ग कुंडली 4 है, ये आज की बनी हुई है, इस कुंडली से रिलेटेड नहीं है। आ, आप उसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग कुंडली है ना, ये वर्ग वर्ग कुंडली की कुंडली को आप गोचर में ना करके जन्म के साथ जोड़िए, जन्म के साथ। देखो भाई, जो D4 की कुंडली है ना, हाँ, जन्म के साथ में, हाँ अब आएगी। चतुर्थांश, बात तो वही नहीं आ गई। नहीं नहीं, ये जो वर्ग 4 है उस पर क्लिक करिए, उस पर क्लिक करिए। जो जो हाँ, वर्ग 4 पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, टुडेज, ये ये आया, ये कुंडली आई, हाँ जो नहीं आई। उल्टा हो गया। हाँ, जो अभी नीचे है ना, D9 के नीचे बनी है, ये कुंडली बनेगी। हाँ तो उल्टा हो गया ना, राहु इसमें राहु है उसमें केतु है, लग्न तो जी जी एक ही जी है। अच्छा। जी। नहीं, हाँ अलग अलग हो गए हैं, यहाँ राहु केतु तो है एटलीस्ट। नहीं नहीं, लग्न वही मिथुन लग्न दोनों में है। जी हाँ, हाँ। लग्न तो वही है। और केतु आ गया यहाँ पर तो केतु भी पीड़ा देता जी है ना। फोर्थ लॉर्ड जो है, फोर्थ लॉर्ड छठे में है। और इसके बाद जो है वो अष्टम का लॉर्ड जो है 12th में बैठा हुआ है। जी हाँ। शनि। शनि। जी नाइन्थ का लॉर्ड भी, 9th और 8 दोनों का लॉर्ड शनि जो है वहां पर बैठा हुआ है। थर्ड जी लॉर्ड जो है जो यात्रा का है वो अष्टम में बैठा हुआ है। जी जो चीज हम लोग D1 और D9 से पढ़ के आ रहे हैं वो चीज D4 में भी आ रही है। देखिए, लग्न का स्वामी जो है वो पीड़ित है, लग्न का स्वामी जी पीड़ित है। इसके बाद लग्नेश जो है बुध, वो पीड़ित हुआ है। और इसके बाद जो फोर्थ हाउस है वो पीड़ित हो गया। वो जी फोर्थ लॉर्ड भी जो है वही जो छठे में चला गया, फोर्थ में राहु केतु के एक्सिस पर आ गया। इसके बाद जो है शुक्र जो 12th लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस को देख रहा है। 12th लॉर्ड वीनस फोर्थ हाउस को देख रहा है और राहु के साथ में जो विदेशी एजेंट है। तो जी राहु का जब भी 12th से राहु का जब भी संबंध बनेगा तो या तो यात्रा करा देगा, या हमें सेटलमेंट देखना है तो फोर्थ को भी उसमें हम देख लेंगे। तो ये इसमें जो है दोनों बातें तीनों कुंडलियों में वो चीज आ रही है कि फोर्थ हाउस, D1 का फोर्थ हाउस पीड़ित है, फोर्थ लॉर्ड या पीड़ित है, 6 8 12 से संबंध बन रहा है। लग्न और सप्तम अगर पीड़ित है उसको D9 में देखेंगे तो D9 का फोर्थ हाउस। अब इनकी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वालिटी ऑफ सेटलमेंट कैसी है, तो D4 का फोर्थ लॉर्ड, यहाँ पर D4 का फोर्थ लॉर्ड मरकरी है। मरकरी को हम D9 में देखेंगे तो वो लग्न में बैठा है मित्र सूर्य के साथ में D9 में। तो बहुत ही कंफर्टेबल, लिविंग बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसका जो डिस्पोजिटर सूर्य जो है वो छठे में है, कम्पिटिटिव है। तो कुछ न कुछ देखो हेल्थ इश्यू तो रहते हैं, वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है। लग्नेश जब भी 6 8 12 में जाता है तो कुछ हेल्थ इश्यू देता है। वो हो सकता है कि इनको कोई हेल्थ इश्यू हो, डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि वीनस जो है अपने घर में होने पर भी जो है वो दृष्टि है शनि मंगल से, तो ये हो सकता है कि डायबिटिक हो। तो क्योंकि पहले तो है D9, क्या, अब हो गए हो तो पता नहीं, अब उम्र भी तो हो रही है। हाँ हाँ तो वही बता रहे उम्र तो होने, और भी हो सकता है 70 कोई पूरी और है। हेल्थ इश्यू हो सकता है, इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बुध जो है लग्न में जब भी जाता है, छठी राशि का स्वामी है, छठे नेचुरल जोडियक के छठे भाव का है, तो कोई न कोई अपने संबंधी कोई प्रॉब्लम देता है, वो एक अलग बात है। फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट के लिए, वो तीनों कुंडलियों में वो चीज लागू हो रही। फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड पीड़ित होना चाहिए, 6 8 12 से संबंध होना चाहिए, 3 7 और 12 का संबंध होना चाहिए।
तो ये तीनों कुंडलियों में वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है। अब अगर और कोई हो तो, नहीं तो फिर एक चार्ट हम और लगाते हैं, उसको देखो कैसे हम लोग स्टडी सर करेंगे। हम दे दें कुंडली। हाँ दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 17 देखिए 5 कुंडली 0 से, 4। हाँ कुंडली से ये पता चलता है कि हम लोग जो पढ़े हैं, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए केवल कुंडलियों को देख देख करके। उससे पता चल गया कि इसमें, अब देखो इस कुंडली में, चलो आगे बताएंगे, इस कुंडली को 17 उसकी 5 पोटेंशियल हम 0 लोग 4। दे 17 5। हाँ जी हाँ। 17 5 0 4। 2004। जी हाँ। जी। टाइम ऑफ बर्थ। शाम के 5:09। ये पढ़ने के लिए गया है क्या बालक? नहीं, ये बेटी है, पीआर लेके चली गई है। क्या फरीदाबाद। फरीदाबाद। फरीदाबाद, ये हेलो, यूपी में आएंगे ना? हरियाणा। नमस्कार नमस्कार दीक्षित जी, हरियाणा। और सब बढ़िया। हरियाणा ऊपर होगा। नहीं, आ ही नहीं रहा है। ऊपर, ये ऊपर आ गया। जी। जी। कनाडा की पीआर ले ली उन्होंने। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की पीआर ले ली। ऑस्ट्रेलिया की पीआर ली है, ठीक है। 4th हाउस लॉर्ड 9th में। 20 साल में ही चली गई। हाँ, इसकी मदर भी चली गई तो ये भी चली गई है। ये D9 का, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 4th चतुर्थांश। सुप्रिया जी। जी, नमस्ते जी। मैंने कुंडली लगाई थी लास्ट वीक। हाँ एक जी, कुंडली हाँ मैंने जी। भी लगाई थी लास्ट जी। वीक। हाँ जी जी की। हाँ जी। उसको वो भी बाहर है तो उसका मतलब अच्छा, वो भी जस्ट बाहर है। हाँ बाहर है, एम्स्टर्डम। जी। ओके ओके। इनका D9 में भी राहु केतु के एक्सेस है। 8th हाउस के लॉर्ड कहाँ चले गए? फोर्थ में। यहाँ पर, इधर आ गए हैं 8th हाउस के लॉर्ड। 9th और 8th का संबंध बन गया यहाँ पर, ये 9th और 12th का। 9th और 12th का संबंध यहाँ मंगल और सूर्य से बन गया। और सर ने बताया D4 के 4th हाउस D4 के को लॉर्ड। पीड़ित होना चाहिए। D4 को पीड़ित होना चाहिए। हाँ, D4 में भी राहु केतु ऐसे ही हैं। नहीं, लग्न में देखिए ना। जी। लग्न। हाँ, लग्न। लग्न भी 12th में आ गई यहाँ पे। D4 की लग्नेश 12th में आ गए। 12th हाउस के लॉर्ड। ये शनि और गुरु का परिवर्तन भी है यहाँ पर D4 राम में। राम सबको। जी राम राम कुलदीप सर जी, नमस्ते। हम ये कह रहे थे, राम अपने राम। यहाँ पारस सर जी भी हैं, तो उनसे कह दीजिए अनमुट हो जाइए और वो कुछ प्रकाश डालें। उनकी कई पुस्तकें भी हैं और बहुत विद्वान भी हैं, बहुत कम बोलते हैं आप पारस सर जी। जी। अगर आप आए हो तो उनसे कहिए अनमुट होकर के कुछ अपना प्रकाश डालेंगे तो हम लोग को लाभ मिलेगा। जरूर। हाँ भैया, क्या हो रहा बताएं, थोड़ा सा एक फोन आ गया था। जी, हम लोग चेक कर रहे थे। हाँ इसमें देखो भाई, इसको देखो, एक तो लग्न और सप्तम में राहु है तो ये शिफ्ट तो कर ही देता है। चंद्रमा राहु, नाड़ी में चंद्रमा राहु जब भी होते तो विदेश यात्रा कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ चंद्रमा राहु सप्तम हाउस में, सप्तम लॉन्ग जर्नी का भी है। तो ये एक
पहली प्रॉमिस है, लेकिन ये सफिशिएंट प्रॉमिस नहीं है। दूसरा, ये फोर्थ लॉर्ड जो है वो नाइन्थ से अटैच है। फोर्थ लॉर्ड शनि नाइन्थ के में है, और इसके बाद एक और है, इसमें शुक्र जो है अष्टम का स्वामी है, वो भी बैठा है नाइन्थ में। तो लॉन्ग जर्नी के लिए ये भी एक जो है ये प्रॉमिस बनती है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि मंगल भी बैठा है, ये मंगल भी बैठा है, और इस कुंडली में मंगल सप्तमेश है। तो एक ये इंडिकेशन है कि मैरिज के बाद ये विदेश गया होगा, जहां तक जिसका भी है। नहीं, ये तो अभी छोटी है, अभी नहीं तो 2004 की ये बर्थ है। पढ़ने पढ़ने के लिए गई है ना। नहीं, सेटल ही वहीं होगी, क्योंकि पीआर लेके गई है, वहीं पढ़ के वहीं सेटल होना है। नहीं तो अभी तो फिलहाल तो वो मतलब जो है पढ़ने के लिए गई ना, अभी तो 19 वर्ष की है। जी हाँ जी। ये विद फैमिली चली गई हैं सर जी? हाँ, मदर नहीं तो भी अपने चली गई हैं। किसकी मदर भी चली गई हैं, तो मदर को जी। मदर जो है, तो इसका मतलब देखो बच्चे के लिए तो यह है कि विदेश में इसका सेटलमेंट। अब मदर सेटलमेंट होती कि नहीं होती है, वहां आवास बनेगा कि नहीं। पीआर क्या होता है? परमानेंट रेजिडेंस। हाँ जी जी हाँ, हाँ। मदर को तो सिटीजनशिप भी मिल गई है वहां पे। हाँ तब तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फोर्थ लॉर्ड जो है वो नाइन्थ में है, लॉन्ग जर्नी के लिए जो है ये शो हो रहा है। इसके बाद फोर्थ में और कोई जो है एफ्लिक्शन नहीं है। फोर्थ लॉर्ड जो है वो मंगल के साथ में है और केतु से एफ्लिक्टेड है। फोर्थ लॉर्ड जो है वो केतु की दृष्टि में है, और सप्तमेश लॉन्ग जर्नी के लिए कारक भी है। D9 को जरा देख लेते हैं। D9 में क्या होता है? फोर्थ लॉर्ड पीड़ित है, फोर्थ हाउस में केतु है, और फोर्थ लॉर्ड जो है वो अष्टम लॉर्ड के साथ में है। जी। देखिए इसमें सब जगह चंद्रमा आ रहा है, चंद्रमा यहाँ पर आ रहा है। सप्तम में भी चंद्रमा राहु है, यहाँ पर भी चंद्रमा गुरु है। फोर्थ लॉर्ड जो है वो अष्टम लॉर्ड के साथ में है। चंद्रमा माँ का भी कारक है, यात्रा का भी कारक है। तो ये जो है मदर मदर के साथ में इसकी यात्रा हो रही है, तो ये भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि 8 का संबंध बन गया। 12 का संबंध जो है वो मंगल है, वो बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में, और अष्टम दृष्टि से उसको देख रहा है, फोर्थ हाउस। मंगल जो है वो अष्टम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देख रहा है, जो कि 12वां। अच्छा एक और है कि जब ट्वेल्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसा जातक फैमिली से अलग हो जाता है। अब कारण जो भी रहता है, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा फैमिली है, ट्वेल्थ हाउस जो है वहां से फॉरेन है। तो अपना फैमिली मैंने, अब चूंकि मदर के साथ अभी छोटी लड़की मदर के साथ गई, हो सकता है कि आगे चल करके वो मदर से भी दूर कहीं किसी अन्य सिटी में जो है स्टेब्लिश हो जाए। तो ट्वेल्थ लॉर्ड जो है जब भी सेकेंड हाउस में आता है तो वो फैमिली से अलग रहता है। जिसका भी अगर किसी कुंडली में भी हो तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो है फैमिली से दूर होता है। अब इसके बाद ये D4 को अगर देख लें तो वहां पर केतु बैठा हुआ है, ट्वेल्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है सेकंड। अब देखिए यहाँ सेकंड लॉर्ड जो है ट्वेल्थ में चला गया है, और दोनों का 11 एक्सचेंज है और सर जी। हाँ 2 और 12 का एक्सचेंज है। ये भी जो जी। है फैमिली सेटलमेंट इन फॉरेन विद फैमिली। और लग्न में देखिए जो लग्नेश शनि है ये भी ट्वेल्थ में बैठा हुआ है, तो लग्न का ट्वेल्थ से संबंध बनने का भी माने फॉरेन सेटलमेंट में होता है। इसके बाद जो है शनि को और मंगल ये दोनों आपस में दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं, 1 और 4 का। 1-4 का संबंध है और उसको वो पीड़ा है। मंगल जो है वो शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है। 9-12 का भी संबंध बन गया, नाइन्थ में बैठ करके मंगल ट्वेल्थ हाउस में बैठे शनि को देख रहा है, ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ शनि नाइन्थ हाउस में बैठे हुए मंगल को देख रहा है। तो ये भी जो है एक
9 और 12 का भी संबंध बन गया। मोटे तौर से हम लोग जो है अगर इनको बहुत ब्रीफ में कर दें तो पहली चीज तो है 1 7 पीड़ित होना चाहिए, 4 फोर्थ हाउस पीड़ित होना चाहिए, फोर्थ लॉर्ड पीड़ित होना चाहिए, 3 7 8 9 12 इनका म्यूचुअल परस्पर संबंध हो, फोर्थ लॉर्ड अगर इनसे संबंध हो या इनके एफ्लिक्शन में हो तो विदेश सेटलमेंट के लिए योग बन जाता है। उसको हम तीनों कुंडलियों में देखेंगे। अब इसका क्वालिटी ऑफ सेटलमेंट देखेंगे। D4 का फोर्थ लॉर्ड मंगल है, वो D9 में उच्च का है। D4 का फोर्थ लॉर्ड जो है, जो हमें कंफर्ट देगा, उसकी पोटेंशियल क्या है? देखिए, फोर्थ हाउस पीड़ित है, ये एक बात है। फोर्थ लॉर्ड जो है वो कैसा है, ये दूसरी बात है। फोर्थ हाउस पीड़ित है, इसका मतलब हाउस में शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग फ्रॉम नेचुरल रेजिडेंस। फोर्थ लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है तो शिफ्ट होकर के जहां भी रहेगा तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा, तो बहुत ही कंफर्टेबल जो है इसकी लिविंग रहेगी। और वहां पर जो बैठा हुआ है फिफ्थ लॉर्ड जो है और नाइन्थ लॉर्ड, तो ये एक अच्छा संबंध भी बन गया है। और सूर्य और मंगल दोनों बहुत ही फ्रेंडली प्लैनेट है, तो ये जो है बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और विदेश में सेटलमेंट का पूरा तीनों कुंडलियों में D1 में देखिए हमको नहीं दिख रहा है कि फोर्थ हाउस में क्या पीड़ा है। इसको और हम माइन्यूटली देखेंगे तो सप्तमेश का फोर्थ लॉर्ड और सप्तम लॉर्ड का एक संबंध है, शनि मंगल जो है, और अष्टम का 4 7 8 और 9, ये एक संबंध बन गया। 4 का और 7 का स्वामी और 8 का स्वामी ये नवम हाउस में बैठा हुआ। और फिर 9 में एक्सचेंज भी है, मंगल और बुध के बीच में एक्सचेंज भी है। यहाँ मतलब जो है D1 में भी एक्सचेंज है, 7 और 9 का एक्सचेंज है। और दूसरा जो है यहाँ पर भी एक्सचेंज है, D9 में या D10 में एक एक्सचेंज और है इधर। तो ये एक इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए किस तरीके से ये कुंडलियां काम करती हैं, हम लोग कैसे आगे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखो, फोर्थ हाउस में जो है हमारा मकर राशि पड़ी है। मकर राशि में बहुत अच्छे हैं, अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे हैं, 31 बिंदु हैं। इसका मतलब बहुत ही अच्छा लग्जरी हाउस में रहने का योग है। दूसरा ये एक फोर्थ हाउस से और भी कारकत्व है, एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो बहुत अच्छी स्कूलिंग है। क्यों बहन जी, इंटरमीडिएट तो करके गई होगी ना यहाँ से? यहाँ से हाई स्कूल करके गई थी लेकिन हमेशा टॉपर रही है। हाँ, तो वो मतलब जो है फोर्थ हाउस के अन्य जो है वो सारे अच्छे हैं। बुध जो है वो चंद्रमा के साथ में है, राहु के साथ में है, तो ये थोड़ा सा मेंटल एबरेशन इसको देगा ये कॉम्बिनेशन। वो तो है, और दिखता है। हाँ जी, दिखता है, वो तो दिखता है। हाँ, वो मंगल इसमें जो है बुध चंद्रमा और राहु, मन बुद्धि, ये दोनों जो है वो राहु के साथ में है, तो बड़ा इल्यूजन है, जैसे डे ड्रीमर जिसको कहते हैं, डे ड्रीमर, कि जो अगर वो 50% की अगर कोई उसमें संभावना है तो वो 90% का सोचेगा कि 90% तक जो है। तो ये एक नाड़ी का है। बाद बाकी राहु बुध तो अच्छा है, एजुकेशन में कम से कम 2 लैंग्वेज को। आगे की एजुकेशन अच्छी रहेगी। अब देखो, बुध को चलाइए, बुध में एक तो मंगल के घर में बैठा है, टेक्निकल एजुकेशन इसको देनी चाहिए। क्या कर रही है? ये पैरा मेडिकल और इंजीनियरिंग का मिक्सचर है, इसका कुछ कोर्स कर रही है। मेडिकल अच्छा, भी है, मतलब कुछ मिक्सचर है। अब देखो ना इसमें प्योर मेडिकल मेडिकल है के ना लिए, प्योर वो। हाँ, मेडिकल के लिए पहले तो ये देखो कि इसमें चंद्रमा की डिग्री जो है वो 14 है। चंद्रमा की डिग्री जो है वो 14 है। 14 कौन से आता है? छठवें में उसमें आता है ना, द्वादशांश में। जी, पर ये डॉक्टर नहीं बन रही है, मतलब कुछ पैरा नहीं मेडिकल नहीं, का मिक्सचर है हीलर, जी। पैरा हीलर, जो ये मेडिकली हीलर्स जिसे कहते हैं ना, कि हम्म। मदर पैरामेडिकल्स में, मतलब अब जैसे शनि मंगल है
तो पैरामेडिकल्स में वहां भी जा सकती है जहां पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का वो होता है। मेडिसिन में भी जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बन जाए। एजुकेशन तो ठीक लग रही है, एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस स्लो सेटलमेंट थोड़ी वहीं तो जरूर होगा है। ना, हाँ फॉरेन जी। में सेटलमेंट है ना, फॉरेन में ही रुके रहेगी ना। अब अभी तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब देखिए इसमें केतु चंद्रमा जो है, केतु के साथ होता तो आ सकती थी, लेकिन अब राहु के साथ में है और वहां पर 12th लॉर्ड भी है। 12th लॉर्ड है और वो मतलब जो है उसका मन तो वहीं रुकने का है, पूरी तरीके से मेंटली वो वहां रुकने के लिए वो है। और सेटलमेंट भी दिख रहा है, सेटलमेंट दिख रहा है। अभी तो एजुकेशन के लिए गई है, आगे चल करके जब मदर वहां सेटल्ड है तो वहां आराम से, यहाँ क्या करेगी आकर के। वो तीनों कुंडलियों में जो है 4th हाउस जो है पीड़ित है, तो शिफ्टिंग तो निश्चित है। और 12 से भी संबंध बन रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल के सेटलमेंट। लेकिन ये एक बात है, 7 और 9 का एक्सचेंज है, तो ये मैरिज के बाद भी, यानी मैरिज भी वहीं होगी इसकी। और मैरिज अगर वहां हो जाती तो फिर वो रुक जाएगी वहां। तो अब ये बताइए कि इसमें और किसी को कुछ पूछना हो, कुंडलियां तो 4-5 हो गई हैं, किसी को और या और अन्य कोई टॉपिक हो नमस्कार जिसमें हम लोग आपस में कुछ डिस्कस कर पितृ सकें। प्रणाम। मिश्रा जी, नमस्कार। हाँ जी पितृदोष के हाँ बारे जी में नमस्कार। रेणु जी नमस्कार। हाँ, पितृदोष के बारे में। देखो पितृदोष जो है जी वो कई तरीके से देखते हैं। केतु जो है वो पितरों का कारक है, ठीक है ना। और हमने बताया थे श्राप होते हैं। पितृदोष का जो पहला सिम्टम है कि संतान में बाधा। अगर किसी जातक की कुंडली में किसी जातक को संतान में दिक्कत आ रही है, या घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो हम इसको देखेंगे कि पितृदोष है कि नहीं, मैं पहली अपनी चीज। सिस्टर का लगाऊं जरा तो देख हाँ लीजिए। जी, मेरी किसका लगाना सिस्टर है? मेरी सिस्टर का। सिस्टर जो एक तो बीमार थी आपकी सिस्टर, वो वाली? नहीं, जिसके वही ससुराल में प्रॉब्लम है तो उसका जरा सा देखिए। नहीं, ससुराल में प्रॉब्लम है तो उसे पितृदोष से क्या लेना देना। नहीं, वो उसको बोला है पंडितों ने कि तुम हरिद्वार जाओ, पूजा करो, फैमिली को नहीं लेके जाओ। तो मैं उसके, वो अच्छा उसके, जानना चाह रही हूँ। उसके संतान है? हाँ, बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों पढ़ रही हैं। हाँ तो ठीक है। देखिए पितृदोष से और स्वास्थ्य को लेकर के कुछ नहीं। पितृदोष में 2 चीजें होती हैं। अष्टम जब पीड़ित होता है तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। अष्टम तो उसकी कुंडली में अष्टम जो है वो मंगल के साथ में है, त्रिकोण में। चलो राहु अच्छा के साथ कुंडली में, लगा सॉरी, दो। मंगल और राहु एक साथ है। हाँ तो वो पीड़ित है, अष्टम पीड़ित है, तो उसको असली दिक्कत है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के। क्या दिक्कत क्या है इसको ये बताओ। वही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम तो है। तो वही वही मंगल राहु है। राहु क्या करता है? राहु फॉरेन है। राहु जो है वो फॉरेन है, मतलब जो है किसी दूसरे को, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो इसके हक की है वो किसी दूसरे को मिल रही है। वही ना ऐसा कुछ प्रॉब्लम। है क्या? हाँ, वो तो आपको बताया ही था, उसकी सिस्टर अभी वो पैसा खिलाई जा रही है, हाई कोर्ट में भी अपील करी इसने। तो इसके लॉयर्स जो है वो जो भी इसकी तरफ से जो रिप्लाई जाता था वो लगा ही नहीं रहे थे। तो अभी कल बता रही है कि वो हर जगह, चाहे कानपुर में केस चल रहा था तो वहां पर भी पैसा खिला रही थी, चाहे पुलिस वाले थे चाहे वकील थे। अभी हाई कोर्ट कौन इलाहाबाद से चल रहा है तो वहां पर भी खिला रही है, क्योंकि उसके कौन पास खिला? उसकी नंद, सास और नंद जो है ना, मिले हुए हैं ना। तो नहीं तो वो सास आनंद उससे क्या लेने देना उसके हस्बैंड का। इसका मतलब ट्यूनिंग अच्छी नहीं कि स्टेप मदर है क्या? नहीं, अपनी मदर है उनकी। एक बार ही देख उसमें लीजिए प्लीज उसमें आज। चलो डालो कुंडली। हाँ, डाल दीजिए। 5 जून 1971। जी। जी प्रणाम मिश्रा जी। हाँ जी नमस्कार नमस्कार, बताएं। इसमें जो पिंक कुंडली लगी हुई है
तो जी। इसमें थोड़ा सा हम ये पूछेंगे कि जैसे चतुर्थ भाव पीड़ित है तीनों लग्नों में, हाँ और चंद्रमा भी हाँ पीड़ित है, तो हाँ। विदेश पहुंचा दिया, सारी व्यवस्थाएं कर दी, निगेटिव इफेक्ट क्या क्या देगा इसमें चंद्रमा और चतुर्थ भाव से संबंधित? क्या घर छुड़वा दिया, क्या? ये निगेटिव इफेक्ट है या कुछ और? नहीं, क्या क्या बता रहे, चंद्रमा और? जैसे चंद्रमा और चतुर्थ भाव पीड़ित है, हाँ, तो इन दोनों के निगेटिव इफेक्ट क्या क्या होंगे? नेगेटिव घर देखो, छुड़वा दिया। फोर्थ हाउस, हाँ, फोर्थ हाउस और चंद्रमा जब पीड़ित है तो मदर को हेल्थ इश्यू होगा। फोर्थ हाउस माने मदर के लिए भी है और चंद्रमा मदर के लिए है। मदर का हो सकता है कि कोई ऑपरेशन हुआ हो। बहन जी बताओ, शशि शशि जी बताइए जी, बेटी की जो है, सर या आपकी बेटी है क्या? ये कुंडली नहीं, किसकी है? मेरी सिस्टर की बेटी है। सिस्टर ठीक है, हेल्थ इश्यू तो नहीं कोई? इसको हेल्थ इशू तो नहीं है, लेकिन इसकी मैरिटल वो है डिस्टर्ब, इसका डिवोर्स हो चुका है। हाँ, तो देखिए फोर, अब चंद्रमा जो है, असली पीड़ा जो है चंद्रमा को है। फोर्थ हाउस पीड़ित है, घर से शिफ्ट हो गया है, मकान से, लेकिन जब चंद्रमा को लेंगे, जीव, देखिए पीड़ा हमें देखनी है, पीड़ा हमेशा जीव को होती है, अजीब को पीड़ा नहीं होती है। चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित होने का मतलब, जब हम जीव लेंगे, चंद्रमा का जीव जो है वो मदर है, वो राहु के साथ में है। मैंने वही बताया था कि जब भी राहु आ जाता है तो राहु फॉरेन का होता है। राहु जो है वो फॉरेन। अब देखिए राहु की डिग्री, जरा एक मिनट थोड़ा सा इस कुंडली को, जी। जो ऊपर लगा इसको चार्ट हटाएं, वो कुंडली को लाने दो। देखो राहु राहु की डिग्री 12 है, 17, अच्छा, और चंद्रमा की डिग्री जो है वो 14, 16 है। 14 है। हाँ, तो चंद्रमा 14 पर है और राहु 17 पर है। तो अब देखिए, पहले तो इसका चंद्रमा को जो हम लग्न मानेंगे, चंद्रमा से देखेंगे, तो चंद्रमा से द्वादश भाव में पहले देखिए, चंद्रमा से सप्तम में केतु है। चंद्रमा को हम जब लग्न मानेंगे, देखिए नाड़ी में, इसमें तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग नाड़ी से इसको स्टडी करते हैं, हमें मदर के बारे में हमें स्टडी करना है। चंद्रमा को जब लग्न मानेंगे तो चंद्रमा से सप्तम में केतु है। सप्तम में जब भी केतु आता है तो मैरिटल डिस्टरबेंस होता है किसी के लिए। तो मदर के सप्तम में केतु है तो मदर के मैरिटल में कोई डिस्टरबेंस होगा। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि छठे भाव का जो स्वामी है, छठे भाव का, चंद्रमा से छठे भाव का स्वामी वो लग्न में चंद्रमा के साथ में है। छठा भाव सेवेंथ का 12th है, जो डाइवोर्स का कारक बनता है, और राहु चंद्र, के साथ में है। तो हाँ ये इसका आगे जो का। है, हाँ देखो, सुप्रिया जी इसको देखो, जरा समझाओ। जी। चंद्रमा को हमने माना लग्न, तो मदर की कुंडली बन गई। जी हाँ। मदर के सप्तम में केतु है, जी। मतलब प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम। जी हाँ। केतु जो है वो अनट्रेडिशनल मैरिज का भी कारक बनता है। तो शादी क्या अपनी जात के छोड़ हाँ करके हाँ, हुई थी क्या? नहीं हाँ नहीं, जी। वो तो नॉर्मल उसी में हुई थी, कास्ट में थी। अच्छा, फिर दूसरा एक है कि चंद्रमा सप्तम हाउस जो है मैरिज के लिए, देखें चंद्रमा से सप्तम जो है वो चंद्रमा का मैरिज हाउस है। उसका जो 6 लॉर्ड है, डाइवोर्स का कारक है। जी। हमेशा 6 जो है वो सेपरेट करता है, क्योंकि सप्तम का 12th है, वो राहु है। वहां पर वो बुध है, वो बुध वहां बैठा हुआ है, जो कि राहु के साथ में है। राहु जी। हमेशा फॉरेन को, हमेशा फॉरेन को। अब देखिए यहाँ पर बुध है, ठीक है ना। अब चूंकि ये बहन जी की बहन है तो हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इनका आपसी तालमेल केवल इसलिए बिगड़ा कि इनके ऊपर कोई ब्लेम लगा, हस्बैंड ने कोई ब्लेम लगाया कि मतलब जो है इनका और कहीं हो सकता है कोई संबंध रहा हो या हुआ हो, जिसकी वजह से मैरिटल हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, और कोई तो बड़ा ऐसा, कारण नहीं है। डाइवोर्स का कारण बताइए, या तो इनके हस्बैंड, इनकी मतलब बीच में तो कोई तीसरा आया है,
इनका वो कारण कुछ भी खास कारण नहीं था, हस्बैंड बिल्कुल न्यूट्रल था, वो कोई किसी भी बच्चे के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होता था, और मदर इन लॉ का ही डोमिनेशन था, सब उनके अकॉर्डिंग चलता नहीं, था। वो मतलब जो है न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति जब तक देखिए, अगर आदमी पढ़ा लिखा थोड़ा सा समझदार है, अब इसका सप्तमी शुक्र है, वो मंगल और शनि के साथ में है, तो हो सकता है कि इंजीनियर रहा हो। क्या था बहनोई, आपका नहीं क्या है? नहीं, वो दोनों लोग उसमें थे, और स्पीच एंड ऑडियो में होते ना, पैरामेडिकल स्पीच एंड ऑडियो थेरेपी, दोनों उसी में थे, अच्छा, तो हस्बैंड वाइफ वो दोनों। मतलब जो है उसमें देखिए, जो थोड़ा समझदार है, जब तक उसका एफ्लिक्शन कहीं माने दूसरी जगह नहीं होता है, तो मदर का होल्डिंग चाहे जितनी अच्छी हो, आदमी मानेगा थोड़ो ना। वो जब तक कहीं न कहीं तीसरे के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो एक अलग बात है, वो उनकी कुंडली से अलग होगी, उससे कोई नहीं समझ में आया। यहाँ पर जो है फोर्थ हाउस और चंद्रमा पीड़ित होने के बाद मदर को पीड़ा है। अब मदर को पीड़ा कहाँ से है, वो हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ से पीड़ा है। सप्तम हाउस में पीड़ा है मदर के। सप्तम हाउस में एक तो केतु है, और सप्तमेश जो है वो शुक्र और शनि और मंगल के साथ में, दो पापी ग्रहों के साथ में है, तो पीड़ा सप्तम हाउस से संबंधित है मदर को। जातक के लिए अभी हम केवल यही कहेंगे कि उसका फोर्थ हाउस जो है, अब उसका एजुकेशन देखिए, एजुकेशन का कारक बुध एक तो चंद्रमा से है और राहु से है। चंद्रमा जो है वो डिस्टेंट प्लेस बताता है, चंद्रमा जो है वो डिस्टेंट प्लेस बताता है, दूर, और राहु बताता है विदेश। तो एजुकेशन जो है दूर होगी, विदेश में होगी, ये इसको शो कर रहा है इस जातक की एजुकेशन को जब हम बात करेंगे। और आगे जो और चीजें हैं उनको, जिस भी जातक को नाड़ी में जिसको भी हम जानना चाहते हैं, उसको लग्न मानिए, फिर हाउसेस को देख लीजिए। अब जैसे नेटिव है, नेटिव शुक्र है, शुक्र बुध के घर में है, और बुध जो है मंगल के घर में है, तो ये तीन घरों का सीधा सीधा संबंध बन गया, मंगल का, शुक्र का और बुध का। इसे नाड़ी में एक वो कहते हैं, मतलब जो है एक्सचेंज, दो घरों का संबंध होता है तो एक्सचेंज कहते हैं। और तीन में माला श्री एक योग बनता है, नाड़ी में एक अपने गोयल सर पढ़ाते हैं माला श्री। जब तीनों घरों का आपस में संबंध बन जाए, जिसे सप्तम का स्वामी जो है वो नाइन्थ हाउस में है, और नाइन्थ का स्वामी आपका सप्तम हाउस में है, तो ये एक तो एक्सचेंज हो गया। और अष्टम का भी स्वामी जो है वो नाइन्थ हाउस में चला गया, जो परिवर्तित होकर के सप्तम में आ गया, तो 7, 8, 9 तीनों हाउस जो है इन्वॉल्व हो गए इसमें। तो किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट देखोगे तो तीनों हाउसेस से उसके रिजल्ट्स एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। तो कुलदीप जी, आप समझ गए होंगे कि फोर्थ हाउस और चंद्रमा जब दोनों पीड़ित होंगे तो पीड़ा मदर को है। जी जी जी। वो मदर की पीड़ा हम देख सकते हैं कि कहाँ से हो सकती है, मदर से कौन सा भाव जो है वो पीड़ित है। तो और बताओ, नहीं तो फिर आगे कोई और कुंडली लगाई जाए। जी आगे बढ़िए, जी आगे बढ़िए। 7th और 12th कनेक्ट होता है तो उसमें क्या रहेगा? हाँ जी, 7th और 12th हाउस अगर कनेक्ट होता है या इंटरचेंज होते हैं, राशि परिवर्तन देखो होता है तो उसमें देखो 7 और 12 में दो चीजें हैं। अगर अगर मैरिज होकर के विदेश चले जाए तो शादी चलेगी, नहीं तो शादी टूट जाएगी। ये एक पक्ष है। अगर शुभ ग्रहों से प्रभाव है तो मैरिज के बाद जो है वो विदेश में जो है वो जाएगी, वहां अच्छे अच्छे ढंग से रहेगी। फिर 7वें भाव से मैरिज है, और मैरिज डिस्टर्ब होगी। अगर विदेश नहीं जाएगी तो छठे, यानी मैरिज सप्तम से, जो 7 तो 12 है ना, वो सप्तम का छठा भाव है। सातवां छठा भाव है। छठा भाव जो है वो अच्छा नहीं माना गया है, पीड़ादायक होता है। किसी भी भाव से छठा भाव पीड़ादायक है। तो 7 का जब भी 12 से संबंध बनता है तो दो में से एक बात जरूर होती है, या तो वो शादी के बाद विदेश चला जाए तो मैरिज बच जाएगी, और अगर विदेश नहीं जाता है तो फिर मैरिज नहीं चलेगी।
कोई न कोई प्रॉब्लम आएगी। ये इस तरीके से है। और कोई प्रश्न हो बताओ भाई, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, अगली कुंडली तो नहीं लग पाएगी। सर इसमें अगर शुभ ग्रह हो सर, तो अगर सेम इम्पैक्ट आएगा या गुरु का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उसमें कुछ डैमेज कंट्रोल होता है मतलब? देखो, गुरु जो है, गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु का प्लेसमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। जैसे सप्तम हाउस में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना गया मैरिटल के लिए, क्योंकि गुरु अपने को इतना एक्सपेंड कर देता है कि उस भाव के कारकत दब जाते हैं। क्योंकि स्थान हानि करोति जीवा, स्थान लाभ करा शनि। बृहस्पति ऐसा अपने शास्त्रों में आया है कि जहां पर बृहस्पति बैठता है तो उस जो है वो अपने कारकत्व वहां पर बढ़ा देता है, तो उस भाव के कारकत्व दब जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जैसे जैसे बृहस्पति अगर सप्तम हाउस में बैठ जाए, तो सप्तम हाउस में बृहस्पति के कारकत्व है आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, रिलीजियसनेस, पायसनेस। अगर सप्तम हाउस में ये आध्यात्मिकता आ जाए तो लाल किताब कहती है कि आपके बेडरूम में ही आपने भगवान का मंदिर रख रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो मैरिज में डिस्टरबेंस करता है, लेट मैरिज कराता है, मैरिज में डिस्टरबेंस कराता है, क्योंकि बृहस्पति खुद अपनी मैरिज नहीं बचा पाया। तारा जो है चंद्रमा के साथ चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो पूजा पाठ में लगे रहते थे, ज्ञान वर्धन में, ज्ञान जो है डिस्ट्रीब्यूशन में लगे रहते थे, पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था उनका। तो इसलिए जो है वो दिक्कत है। बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है। जिस भी निगेटिव योग को, निगेटिव कॉम्बिनेशन को अगर बृहस्पति गोचर में आकर के देख लेता है तो उसको जो है, उसकी जो है पोटेंशियल जो है निगेटिविटी को काफी हद तक कम कर देता है। जैसे राहु, राहु मंगल की युति है, तो जब बृहस्पति उसमें जाकर के उसके ऊपर गोचर करेगा तो जो है वो बृहस्पति यानी जीव खुद इन्वॉल्व हो जाएगा, 100% वो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल देगा उस कॉम्बिनेशन पर तो एक्सीडेंट बच जाएगा। अगर होगा भी तो बहुत साधारण होगा और वो जो है बॉडी को कोई लॉस नहीं होगा। तो बृहस्पति के इन्वॉल्वमेंट में दो बातें हैं। अगर बृहस्पति वहां बैठ करके इन्वॉल्व होता है तो आप मान के चलिए जीव उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और बृहस्पति जब दृष्टि डालता है तो उसकी निगेटिविटी को वो खत्म कर देता है। ये बात है। और कोई प्रश्न हो किसी का भाई? अब आगे देखिए, इसको आप लोग लगाइए कुंडलियों पर जो है, और एल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली को भी लगाइएगा आप लोग। वो 5-6 कंट्रीज गए, वो अंत में जो है वो अमेरिका में सेटल हो गए। जर्मनी में वही एक एक दौर ऐसा आया जर्मनी में, जब हिटलर जब वहां का जो बन गया शासक, माने तानाशाह जब बन गया, तो बहुत से वहां से नाजी लोग जो है भाग खड़े हुए, क्योंकि उसके जो गुर्गे थे वो सबको परेशान करते थे। तो जर्मनी से सबसे ज्यादा जो है वो माइग्रेशन हुआ तो उस पीरियड में, माने हिटलर के जमाने में। तो जितने भी अच्छे लोग थे, देखिए हेनरी किसिंजर वहीं का था, ये अल्बर्ट आइंस्टीन वहीं जर्मनी के थे, तो ये सब जो है, तो इन जो नॉन कुंडलियां हैं उनसे हम योगों को देखेंगे तो समझ में आ जाते हैं। बच्चों के लिए फिर आगे जब अगर हमको ये साफ साफ दिखने लगता है तो हम फिर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। किसी कुंडली में कोई आए पूछता है कि भाई हमारा बच्चा जो है विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, सेटलमेंट कैसा होगा कि नहीं होगा, तो हम D1 में देखेंगे प्रॉमिस, D9 में देखेंगे और D4 में देखेंगे। फिर क्वालिटी ऑफ सेटलमेंट को हम D4 का फोर्थ लॉर्ड जो है D9 में उसकी पोजीशन देखेंगे। केंद्र में त्रिकोण में है, अपने ग्रह में उच्च का है, तो बहुत ही कंफर्टेबल जो है सेटलमेंट होगा। और अगर कहीं पीड़ा है, 6-8-12 में गया है, शनि मंगल राहु से केतु से पीड़ित है, तो सेटलमेंट तो देगा लेकिन बड़ा अनकंफर्टेबल सेटलमेंट होगा। इन चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो अगले उसमें हम देखेंगे परमानेंट एसेट, जातक के पास परमानेंट एसेट्स कितने होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, उसके लिए हम फोर्थ हाउस के फिर उसके बाद कारक लेंगे।
और उसमें 4-5 कुंडलियां हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। जिनके पास एसेट्स हैं उनकी कुंडली डालेंगे। अपने ग्रुप में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज हैं, 4-4, 5-5 जो है वो अपार्टमेंट में फ्लैट वगैरह हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। परमानेंट एसेट्स के लिए भी D4 चार्ट को हम लोग डिलिनेट करते हैं। तो किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लें, फिर इसके बाद जो है D4 को एक, कभी कभी लोग पूछते हैं कि लॉटरी हमारी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जी तो सर। लॉटरी के लिए लक काम करना चाहिए। लक जो है और एफर्ट, ये दोनों सक्सेस को देने वाले हैं। अगर दोनों चीजें हैं तो सक्सेस है। तो लक भी हम लोग 4th हाउस से देखेंगे। तो 4-5 ऐसे लोगों की कुंडली हम लोग देखेंगे जिन्होंने माने बहुत माने जो मिलियंस में लॉटरी जीती है। 4-5 कुंडलियां अपने पास हैं कि जिन्होंने लॉटरी में बड़ा अच्छा धन जो है जीता है। तो लक भी जो है 4th हाउस से, क्योंकि पारासर जी ने कहा है कि 4th हाउस से लक देखते हैं। लक जो है वो, भाग्य जो है वो नवम हाउस भी है, लेकिन लक जो है जो मतलब हमको अनअर्न कहते हैं। अगर देखिए कोई चीज मिल जाती है बिना एक्सपेक्टेशन के, जब कोई चीज मिल जाती है तो कहते हैं वो चीज लक से मिलती है। जी तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि मैंने जैसे लॉटरी वगैरह, लॉटरी में कोई एफर्ट तो होता नहीं, जी कभी सर कभी वो आदमी। हाँ सर वो हाँ जी। रेणु जी वाली कुछ देखना था, रेणु जी की जो थी, रेणु जी ने चलो जो अब डाल रही थी। अब उसको अगले उसमें देखेंगे। 1 बज गया है, अच्छा सर। खाना ठीक है। आना आप लोग खाइए। रेणु जी वाली कुंडली में सर कई बार तो डिस्कस हो चुकी है। वो उसमें प्रॉब्लम है कि वो मदर जो है अपने ब्लड के, देखिए मदर के इनके कुंडली में, उसको आप देख लीजिए कुंडली, इसमें डाल दीजिए ग्रुप में, उसका डिटेल डाल दीजिए, सब लोग देखेंगे। जब भी चंद्रमा और शुक्र षडाष्टक की स्थिति में है या द्विद्वादश स्थिति में है तो सास और बहू के बीच कभी नहीं पटेगी। अब इसमें जो है किसकी चलेगी? अगर चंद्रमा बली है और शुक्र कमजोर है तो मदर जो है डोमिनेट करेगी। अगर शुक्र बली है, चंद्रमा कमजोर है, तो बहू डोमिनेट करेगी। अगर 2 द्वादश और 6 8 है तो हमेशा लड़ाई होगी, कभी पटेगी नहीं। तो कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है, बहू के व्यवहार से मदर इतनी नाराज हो जाती है कि अपने लड़के का भी, देखिए मदर के लिए उसका जो लड़का है, सन है, वो बहुत ही वैल्यूएबल आर्टिकल है, वैल्यूएबल एसेट है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहू के मिसबिहेव से माँ जो है बाध्यतन जो है अपने लड़के से को भी मैंने पनिश करना चाहती है। उसमें क्या होता है कि लड़का जब बहू का ज्यादा पक्ष लेता है और बहू मिसबिहेव करती है तो माँ जब बहुत पीड़ित होती है तब वो ऐसे स्टेप्स ले लेती है। वही घटना इनके साथ में हुई है कि बहू और सास के बीच में बहुत ही तनाव रहा, जिसमें बहू की वजह से सास बहुत पीड़ित हो गई और उसने ये रिजल्ट लिया कि हम अपने लड़के को भी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो इसको भी नहीं मिलेगी। जबकि ये एक बहुत रेयर केस होता है कि मदर जो है अपनी उससे किसी उससे जो है लड़के को अलग कर दे। कारण ये होता है कि मदर को भी तो चाहिए, अब लड़की है मान लो, तो वो लड़की जो है मदर को पूरा रख रखाव रखती है, देखभाल करती है, और लड़का जो है वो सुनता भी नहीं है। वो अपनी पत्नी के जो है उसमें उसमें रहता है और पत्नी जाने नहीं देती है। तो ऐसे केसेस में ये घटनाएं घटती हैं, वो कुंडली से रिफ्लेक्ट होती हैं कि मतलब सास और बहू के बीच में 4th हाउस और 7th हाउस में के बीच में अगर कई पापी ग्रह आ जाए, वैसे भी 4 और 7 के बीच में अगर कई पापी ग्रह आ जाते हैं तो सास बहू में नहीं पटेगी। तो उस कुंडली को उसमें डिटेल ग्रुप में डाल दो, सब लोग अपना देखेंगे, फिर हम लोग चाहें तो अगले संडे को उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगले संडे को हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब जो है परमानेंट एसेट्स जो है जातक के पास होंगे कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो कितनी होंगी, किस मात्रा में होंगे, तो वो हम लोग अगले संडे को डिस्कस करेंगे। और आज यही हम लोग इसको समाप्त करते हैं इसको। लेकिन आप लोग जो है केवल सुना ना करो, नोट भी किया करो, और ये जो है डायरी बना लो ताकि आगे किसी कुंडली का आए तो हम उसको कर भी सकें।
ठीक है, फिर आज को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सभी को, थैंक यू थैंक यू सुखदेव सभी का नमस्कार। जी, नमस्ते।